इलेक्शन जो है वो नज़दीक आ रहे हैं। वोटिंग की डेट जो है वो 18 तारीख को है। आज प्रधानमंत्री ने डोडा में जनसभा को संबोधित किया और लोगों से वोट की अपील की। नेहरू गांधी फैमिली, मुफ्ती फैमिली, अब्दुल्ला फैमिली को जो है वो टारगेट किया। हमारे साथ महेंद्र परिहार जी हैं जो पहले अपनी पार्टी में थे, लेकिन इन्होंने हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये इलेक्शन वाकई हिंदू और मुस्लिम्स का इलेक्शन है, क्या ये इलेक्शन वाकई आरएसएस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम्स की फाइट है। क्या महेंद्र जी जो है वो अब अच्छे हिंदू नहीं रहे क्योंकि इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। इन मुद्दों को लेकर जो है वो हम बात करेंगे। और जो सोशल मीडिया पर जो आईटी सेल जो भारतीय जनता पार्टी का है उसके कुछ वीडियो जो है वो रिलीज़ हुए हैं, उन पर भी जो है वो हम बात करेंगे। महेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की तो अब ये समझा जा रहा है कि अब आप हिंदू नहीं रहे। अगर हिंदू है तो अच्छे नहीं रहे और नाम के हिंदू रहे, तो क्या बताएंगे आप? क्या ये इलेक्शन वाकई हिंदू और मुस्लिम का इलेक्शन है? सबसे पहले आसिफ भाईजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय निकाला। बड़ा दुर्भाग्य है हम सब लोगों का कि भाजपा के साथ जो हिंदू जुड़े वो हिंदू है, अगर किसी और तंजीम में जाता है तो वो हिंदू नहीं रहता है। ये बड़ी बात दुर्भाग्य है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर समाज, सोसाइटी, धर्म, पॉलिटिक्स, इनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। सियासत और धर्म का कोई लेन देन नहीं है। वो भी कहते हैं और बदकिस्मती इस पे अमल नहीं करते। क्या मैंने अपना जो मेरा नित्य नियम है, पूजा पाठ जो भी मैं करता हूँ, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में आके मैंने सब कुछ ख़त्म करना है? नहीं, मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसा कभी नहीं कहा। नहीं, आप तो पहले हिंदू नहीं है ना जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में, इधर तो और भी तो है ना। ये उनकी सोच है। और भी लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में ज्वाइन कर रहे हैं रोज़ बरोज़। ऐसा कुछ नहीं है। ये उन लोगों की अपनी सोच है। ये उनका एक ट्रेंड है, क्योंकि हमेशा उन्होंने ज़ात पात के नाम पे हिंदुओं को एक्सप्लॉइट करके वोट बैंक हासिल किया, अपनी सत्ता हासिल की है। बाकी उनके पास डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं। ये नाम की चीज़ें हैं। सबका साथ, सबका विकास एक तरफ से उनका नारा है। फिर ये बात कहाँ से आई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए तो आप हिंदू नहीं? आप पछाल से ताल्लुक़ रखते हैं। पछाल को जो है वो पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो डाला गया है। किश्तवाड़ के जो है वो हम देख रहे थे, आज सजाद साहब किशलू ने जो है वो तकरीर में कहा कि जो डिलिमिटेशन कमीशन था वो एक साजिश थी किश्तवाड़ को तोड़ने की। तो क्या आपको लगता है कि जो मजहबी बुनियाद पर जो ये सीटें जो है वो बनाई गई हैं, वाकई वहाँ पर जो है वो मज़हब हावी होकर जो है वो बीजेपी ये सीटें जीत लेंगी, किश्तवाड़ भी और पाडर भी? और सब साथ में हम बात करेंगे इंदरवाल में भी, जहाँ पर 89% मुस्लिम्स हैं। क्योंकि बात हो रही है कि कितने मुस्लिम वोट है, कितने हिंदू वोट है। मेरे को भी यहाँ पर भी जो है वो आपके एनसी के खेमे में भी ये बातें चल रही है। मेरी काफ़ी लोगों के साथ लड़ाइयाँ भी हुई कि इलेक्शन जो है वो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिलिमिटेशन, देखो, सभी लोग भली भांति जानते हैं कि हमारा पूछाल गांव, पर्टिकुलरली हमारी 2 पंचायतें किसी भी हिसाब से पार्डर के साथ मैच ही नहीं करती। अब डिलिमिटेशन, मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये रोज़ रोशन की तरह यहाँ सबके सामने है। आपने बहुत सारे सवालात किए, आरएसएस की बात कही। आरएसएस आज जो है वो, क्योंकि मेन जो लीड ले रही है इस वक्त आरएसएस जो है वो किश्तवाड़ में कैंपेन कर रही है। और हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो रिलीजियस हेड्स जो हिंदू कम्युनिटी के हैं वो जो है वो घर घर जाकर लोगों को वोट मांग रहे हैं। तो आपने बोला कि सियासत और मज़हब जो है वो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, तो फिर जो रिलीजियस हेड्स हैं वो क्यों वोट मांगने जो है वो जा रहे हैं? सबसे पहले मैं आरएसएस के बारे में आपको बताऊं, फिर सारी चीज़ें जो आप पूछेंगे हम बराबर जवाब देंगे। आरएसएस, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, एक मुनज़्ज़म, डिसिप्लिन्ड और नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैं भी परेशान हूँ। आज वो घर घर जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुओं से वोट मांग रहे हैं और वो भी पर्टिकुलर पार्टी के लिए। इस बात का हमको बड़ा अफसोस है। या तो उनको जो बाहर से
उनके हेड्स आरएसएस के जो आए हैं, क्योंकि वो स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने, मतलब कन्विंस करने में, बेवकूफ़ नहीं कह सकता, सॉरी, उसको रेडिकलाइजेशन के हाँ, कन्विंस करने में मास्टरमाइंड है। इसमें मेरा है कि मानना है कि या तो उनको लोकल जो आरएसएस हेड्स हैं वो उनको मिसलीड कर रहे हैं, या तो वो खुद इस नियत से आ रहे हैं कि नहीं, मैं सिर्फ उनसे भी मेरा एक प्रश्न रहेगा और पूरी सोसाइटी समाज से। 14 में भी आरएसएस आई, अच्छी कैंपेन की, इलेक्शन जीत लिया। इलेक्शन जीत लिया। नहीं, लेकिन मैं एक बात बताऊंगा ना, जो इलेक्शन सुनील शर्मा का जीतने की बात करूं, उसमें 7800 के करीब मुस्लिम वोट्स भी थे। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। मानता हूं, मतलब उस वक्त मुस्लिम्स का भी उसमें एक बदलाव के तौर पे, आपकी बात सलामत रहे, एक बदलाव के तौर पे उसमें सब ने हिस्सा लिया था कि इससे बेहतर सरकार हमको मिलेगी। आज जोग दर जोग टूट रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम रहे हैं अल्टरनेट के तौर पे। थोड़ा सा मैं एक टॉपिक खत्म करूं, नेशनल ये जी आरएसएस पे ही बात कर रहे हैं। जी जी, चूँकि वो कन्विंस करने में माहिर हैं, तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं। 14 में भी उनने किया तो जीत गए, आज भी वो घर घर जा रहे हैं। लेकिन मेरा उनसे भी, पूरे सोसाइटी समाज, अपने समाज से, हिंदू समाज से मेरा एक सवाल रहेगा। आज वो लोग आ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि इस पार्टी को वोट दीजिए, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। क्या आप इलेक्शन होने के बाद, 14 के बाद वो लोग आपके पास आए, यानी आप क्या खा रहे हो, आपका चूल्हा कैसे चलता है, क्या आपको रोजगार मिला, इतने 4 प्रोजेक्ट हैं। आज अगर हिंदू टूट रहा है, जोग दर जोग हजारों की तादाद में सजाद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम रहे हैं, क्या उन्होंने उनको पूछा? मैं यहाँ पर एक बात जो है वो क्लियर करना चाहूँगा। आपने प्रोजेक्टों की और रोजगार की बात की, ये नहीं है कि मुस्लिम तबका ही जो है वो रोजगार के लिए तड़प रहा है। आपकी बात को मैं समझ पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं, यानी कि जो हिंदू भी जो है वो इस वक्त जॉब के लिए तरस रहा है और उसको भी जॉब नहीं है। मुस्लिम की तो बात हम छोड़ें, जो अगर हम आपके जो अभी आपने बात की, अगर मैं उसको समझूं, जो मेरी अकल कहती है, आपका ये कहना है कि न सिर्फ मुस्लिम जॉब के लिए तरस रहे बल्कि हिंदू को भी जॉब नहीं मिला जिस जॉब का वादा आरएसएस ने किया था। थोड़ा सर मैं माजरत चाहूँगा, एक बात मैं थोड़ा कंप्लीट करूँ, उसके बाद आप मुझे जी थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए ताकि मैं पूरा कंप्लीट करूँ। हिंदुत्व की बात है, आरएसएस से मेरा ये प्रश्न है, फिर उनको पूजा जी का समर्थन भी करना चाहिए, क्योंकि नहीं, पूजा जी तो बीजेपी से नहीं है ना। नो, अगर हिंदुत्व की बात है, शीटू इज हिंदू, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ जिसके लिए वो प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि एक टर्न उन्होंने बीजेपी को दे दिया, वो पूरी तरह नाकाम हो गया, लोगों में रिजल्टमेंट है। इसलिए मैं आज हिंदुत्व की बात अगर वो कहते हैं तो मैं समर्थन करता हूँ पूजा जी को, और उनको अपील करता हूँ कि पूजा के हक में ये कैंपेन करनी चाहिए। अगर वो नेशनलिस्ट ताकतों को समर्थन कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा उनको, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बढ़िया कोई नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जम्मू के अंदर नहीं है, और उनको खुल के नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, वो तो आतंकवादी बोलते हैं ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो आतंकवादी बोल रहे हैं ना। कि यही दुर्भाग्य हमारा है कि हमको समझ नहीं आ रहा है। लिहाजा लोगों को मैं आपके माध्यम से अवेयर करना चाहूँगा, ये सिर्फ आज आपको आ रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, उसके बाद आप फिर राम भरोसे। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है, आज आप सूझबूझ के साथ अपना सही निर्णय लो, क्योंकि आज आपने कहा मुसलमानों को रोजगार नहीं। मेरे भाई, अगर सिर्फ मुसलमान होते, आप मुझे बताओ, मैं 2 पंचायतों में रहता हूँ, वहाँ आप रेशो देखिए, कितने हिंदू लगाए, कितने मुसलमान लगाए। मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नहीं लगा है। कोई भी नहीं लगा है। यहाँ मैंने प्रोजेक्टों में अपनी एजुकेशन को लीड किया, आप बखूबी जानते हो। मैंने हजारों की तादाद में लड़कों को लगाया अपने तौर पे। 2007 में हम पटियाला में धरने पे बैठे थे, चूंकि तब डेमोक्रेसी बहाल थी। आज भी हम लड़ते, लेकिन जमहूरियत नहीं है। आज नौजवान खौफ खाता है कि कल मैं यूएलए के तहत अंदर हो जाऊंगा, कल हिंदू लड़का डरता है पैसे मुझे लगेगा। अगर आज मतलब लड़ाई क्यों है? आज आपने मुझे सवाल किया, आप आज नेशनल कॉन्फ्रेंस चूज करने का एक ही है
यही एक तंजीम है जो डेमोक्रेसी को बहाल कर सकती है। सज्जाद साहब हमको कुछ दे ना दे, सिर्फ ये जमहूरियत बहाल करे। मैं बताऊंगा प्रोजेक्ट में, अगर कोई बेरोजगार 80% रोजगार मैं दूंगा, ये नौजवान छीन के लेगा, हम समर्थन, हम लड़ाई लड़ेंगे। आज प्रोजेक्ट में आप देख रहे हैं 8-10 ठेकेदार जिनके साथ इनकी क़यादत की, इनकी लीडरशिप की पार्टनरशिप है। आज ये बोल रहे हैं कि नहीं जी मैं सॉरी एक मिनट सर, मैं राकी जी जो 2 टाइमर युवा प्रधान रहे हैं भाजपा के, मैं उसका भाषण सुन रहा था। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि अगर ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टनरशिप मुसलमानों के साथ है जो अरबापति बने। आज मैं आरएसएस या भाजपा से पूछना चाहूँगा, वो कौन से काशी के ब्राह्मण हैं जिनके साथ तुम्हारी पार्टनरशिप है? अगर हिंदुत्व की बात है तो हिंदू आपको नहीं मिला। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को मिसलीड करने की बात है। तो आपका कहना है कि पूजा भी सनातनी है, जितनी सनातनी बिल्कुल गौरक्षक है, धार्मिक है, हिंदू है, ठुकराइन है, राजपूत है, एनर्जेटिक है, यंग है, उनको साथ समर्थन देना चाहिए। वो वोट जो है वो शहीदों के नाम पे मांगे जा रहे हैं। तो क्या सिर्फ शहीद सिर्फ हिंदू कहलाता है? तनवीर साहब हमारे यहाँ मीर, उनको मारा गया, क्या वो शहीद नहीं है? गुलाम लोन साहब जो है उनको मारा गया, क्या वो नहीं है? हमारे यहाँ पर हज्जाम साहब मड़वा के मारे गए, हमारे महबूब साहब काजी के ब्रदर उनको जो है वो मारा गया। तो जो बीजेपी का इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो वोट जो है वो मांगे जा रहे हैं, वो शहीदों के नाम पे मांगे जा रहे हैं। क्योंकि परिहार ब्रदर्स के साथ और चंद्रकांत जी के साथ जितना मेरा क्लोज था, शायद आप भी कहीं ना कहीं अनिल जी और अजीत जी के काफ़ी करीब थे। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हमने पिछले दिनों एक वीडियो आया सजार में, जो 2001 में शहीद हुए हैं, वो उनका वो एक लड़का बोल रहा है हमें तो ना किसी ने नौकरी दी, 750 रुपये जो है वो पेंशन मिल रही है माँ को। जबकि हमने देखा जिस वक्त परिहार ब्रदर्स की बात आई, कश्मीर में जो लोग शहीद हुए हैं उनको जो है 50-50 लाख रुपए दिए गए, हमारे यहाँ पर 5-5 लाख रुपए दिए गए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई जो है वो ये जंग इस वक्त शहीद के परिवार के लिए लड़ी जा रही है, या इसके कुछ और मकसद है? आसिफ भाईजान, सभी लोग भली भांति जानते हैं और आप भी जानते हो, चूँकि आप एक, मैं मानता हूँ आप एक काबिल होनहार पत्रकार हो, इसी यूँ ही आपने अपना नाम स्टेट में नहीं चमकाया है। मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर इस टॉपिक को ना छेड़ा जाए तो अच्छा, चूँकि बड़ी बात आप जानते हो, इसमें जख्म कुरेदे जाएंगे। आप भली भांति जानते हो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को छेड़ूं, क्योंकि इनके पास एजेंडा ही नहीं रहा। डेवलपमेंट के नाम पे वोट लेना था, किस मुंह से लोगों के पास जाएं? फिर इन्होंने ऐसे ऐसे हथकंडे, मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ना चाहता। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, देखिए फिर से जो है वो हम आ रहे हैं उसी चीज़ को लेकर, हम आ रहे हैं कि मतलब आरएसएस जो है इस वक्त लीड लेकर जो है, जिस तरह से आपने बोला कि आरएसएस को पूजा को भी जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए। इस वक्त जो डिवीजन ऑफ वोट्स की बात की जा रही है, तो ये मुद्दा क्यों जो है वो सेंटर स्टेज लिया हुआ है? और आज प्रधानमंत्री की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को उतना एड्रेस नहीं किया जितना हिंदू कम्युनिटी को किया। क्योंकि अगर आप उसका विश्लेषण करें तो ये क्या चीज़ है मेरे भाईजान? जबकि तारक मुस्लिम कैंडिडेट है, वो स्टेज पे मौजूद थे। भाईजान, आपने देखा नहीं, ये सिर्फ लोगों को झूठ बोल के गुमराह करके वोट ले रहे हैं। मुझे ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, जिस मुल्क का प्रधानमंत्री झूठ बोले। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे खिलाफ एफआईआर काटी जानी चाहिए, मुझे जेल के सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। मुझे इस बात का कतई ग्रेज नहीं होगा कि मैं कहता हूं कि ये जिस मुल्क का प्रधानमंत्री झूठ हो, उस मुल्क की आप क्या तवक्का कर सकते हैं? यही प्रधानमंत्री 14 में यहाँ आया था, इसने कहा था कि हम किश्तवाड़ पानी क्राइसिस से जूझ रहा है, मैं ऐसी टनल बनाऊंगा जिससे फारूक, ये जी अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार, सारे दोनों परिवार पे जाएंगे। आज तक हम तरस रहे हैं। नाईगाड एक स्कीम जो कांग्रेस की थी, उसमें भी स्कैंडल है, जिसकी हम आपके माध्यम, आपके द्वारा, आपके माध्यम से उसकी भी मैं सीबीआई इंक्वायरी करवाना चाहता हूं। नहीं, सज्जाद साहब ने उसके लिए लिखा है 4 बार, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। सरकार में आए तो हमारी यही गुजारिश रहेगी कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, आप होम मिनिस्टर साहब भी परसों आ रहे हैं, खबर आ रही है कि वो पार्डर में भी संबोधन करेंगे,
उसी चौगान में भी संबोधन करेंगे जहां पर 2014 में जो है वो प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था। उसके बाद आप बात कर रहे हैं, आपने मंत्री सुनील शर्मा जो हमारे कैंडिडेट है उन पर भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने चंद लोगों को जो है बनाया, लेकिन आप अगर याद करेंगे उनकी तकरीर, उन्होंने उसमें बोला था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अगर मैं खाऊंगा तो वो गाय का खून होगा। वो तकरीर आज भी मौजूद है। मौजूद। तो फिर आप उसको कैसे देख रहे हैं? अब आपने होम मिनिस्टर की बात कही, ये वही होम मिनिस्टर है ना जिसने कहा था पहले बीजेपी के एजेंडे में था कि 15-15 लाख सबके अकाउंट्स में जाएगा। जब ये होम इलेक्शन जीता, होम मिनिस्टर बना, तो उसको आप जैसे पत्रकारों ने पूछा प्रेसिडेंट बनाया था, तो पूछा था, बीजेपी के प्रेसिडेंट थे वो था, बिल्कुल होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे तब। जी प्रेसिडेंट थे। उसको पूछा गया था कि आप बताइए कि आपने इलेक्शन में ये मंशूर शाया किया था कि जिसने 15-15 लाख की बात कही थी, उसने कहा था ये इलेक्शन जुमला है। फिर आएंगे 4 इलेक्शन जुमला बताएंगे, उन्होंने कौन सा पूरा करना है, बनाएंगे लोगों को बेवकूफ। लिहाजा इसमें मेरी गुजारिश रहेगी, आप माजी को देखिए, इन्होंने कितने वादे किए और कितने पूरे किए, अब मत इनके बहकावे में आइए। यानी कि आप साफ ये बोल रहे हैं कि जो ये इलेक्शन है वो हिंदुत्व पे नहीं है। नो नो नो, नॉट एट ऑल। यानी कि हिंदुओं ने, आप जैसे हिंदुओं ने इस एजेंडे को नकार दिया है और वो डेवलपमेंट पे बात करना चाहते हैं, और वो डेमोक्रेसी पे बात करना चाहते हैं, वो एजुकेशन पे बात करना चाहते हैं, जबकि नेम चेंजिंग की भी बात आ रही है सामने। सर, इन चीज़ों से क्या निकलेगा? डेवलपमेंट का मुद्दा हटा के फिर वही क्रिमिनल जज्बात दे के लोगों से वोट हासिल करना। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इन्होंने कहा था, यहाँ के विधायक ने खुद कहा था कि यहाँ नौजवान तो दूर, यहाँ की महिलाएं भी आपको परस लेके दफ्तर जाएंगी, आपको कोई महिला बेरोजगार नहीं मिलेगी। जबकि यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आज भी एक प्रोजेक्ट की कमांड मेरे हाथ में दें, अगर कोई बेरोजगार आपको यहाँ दिखेगा, मेरे मुंह पे थूकना। अब लोगों को क्या संदेश देंगे आखिर पर, क्योंकि 18 तारीख को जो है वो वोटिंग आनी है, लोग जो है वो जज्बाती हैं, एक नरेटिव सेट किया जा रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि वो कितने वोट मुसलमानों के हैं, कितने हिंदुओं के हैं। मैं ये ऑन एयर नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि यहाँ वोट बराबरी के हैं, 1000 वोट से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। किसका ज़्यादा है वो मैं नहीं बताऊँगा। जी महेंद्र जी, ये क्यों गिन रहे हैं सर? ये अपने घर बनाएं, अपने पार्टनर्स जो बेचारे जिनको काम के लिए मैंने पैसा दिया, CDR मैंने जमा करवाई, उनको काम करने के लिए पैसा नहीं था, हमने पैसा दिया। बाद में जब हिसाब की बात आई, सारा पैसा 8-10 लाख रुपया दबा लिया, खा लिया, और चंद लोगों को अपना पार्टनर बना के चंद लोगों की डेवलपमेंट की, तो इससे सबका मतलब पेट, सबका घर चलेगा। 4 प्रोजेक्ट हैं, अरबों रुपया इन्होंने ऊपर से खाया कमीशन के तौर पे। और दूसरी बात, कोई भी आदमी, गिने चुने लोग कंपनी खाते में लगे, बाकी सारे इनके ठेकेदारों के खाते में। जब चाहा कान से पकड़ के बाहर निकाला, चूहों वाला खाना खिला रहे हैं। जब चाहा रखा, जितनी वेजेस चाहिए उतनी दी। तमाम लेबर लॉज की वायलेशन है। 3 साल नौकरी करने के बाद बेगाना से एक लड़का, उसको निकाल दिया गया। मैंने उसको पूछा हाल ही, मैंने कहा आपको कंपनसेशन बेनिफिट्स फाइनल में कितना मिला 3 साल सर्विस की? बोलता इधर के ही दिन खाए तो उधर की बात छोड़ो। मैं पूछना चाहूँगा इन लोगों को, जयप्रकाश से कुछ लोग, हजारों लोग यहाँ रिट्रेंच हुए। आज शहर के अंदर बेशतर बिजनेसमैन जयप्रकाश से रिट्रेंच शुदा नौजवान है। यहाँ जो उधर सप्लाई करते थे, सीमेंट सप्लाई करते थे, सरिया सप्लाई करते थे, बाकी चीजें सप्लाई करते थे, लेकिन आज वो भी तो बाहर से ही आ रहा है ना। और मजीद 4 मिनट आपके और लूंगा, 2-4 मिनट जी। मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि सियासती प्रोजेक्ट्स पे चल रही। प्रोजेक्ट के फायदे क्या हैं तो नुकसानात क्या हैं? फायदा यही था कि हमको रोजगार मिलता, यहाँ के दुकानदार को चीज़ें बिकती, यहाँ के कपड़ा सोहकार जो भी हैं, यहाँ के नौजवान को रोजगार मिलता। प्रोजेक्ट्स में अच्छी खासी वो जिन्होंने पेन गेस्ट बनाए होते, उनके घर में लोग आकर रुकते, सारा कुछ होता।
लेकिन बदकिस्मती है, मैं उन लोगों को पूछना चाहूँगा जो वहाँ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद आप क्या करोगे? आपके पूंजी बचत क्या होगी? आप ओवर एज हो चुके हो और आपको सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबिलिटी भी नहीं है। आपको क्या बचत रहेगा? कैसे आप अपने परिवार को पालेंगे? बदकिस्मती है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारे को क्या क्या नुकसान आते हैं, यानी कि और भी बर्डन आएगा फिर अनएम्प्लॉयमेंट का। क्यों नहीं आए? उन बटन के साथ साथ हम जमींदारी के लायक भी नहीं रहेंगे। जितने भी आपके चश्मे हैं वो तमाम सबमर्ज हो जाएंगे टनल ये से। आपका एक वैलिड पॉइंट है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं व्यूअर्स के लिए कि जो ये एम्प्लॉयज प्रोजेक्ट में लगाए हैं, जो जयप्रकाश में जब यहाँ पर दुल्हस्ती बन रहा था उस वक्त बाकायदा तौर पर एक रिट्रेंचमेंट पॉलिसी थी। उस वक्त 3 गुना जो है वो कंपनसेशन दिया जा रहा था, लेकिन उनको 7 टाइम 8 टाइम जो है वो दिलाया गया। ये बात सही है? ये एक्सेप्टेड। अब जो लोग रिट्रेंच होंगे उनको 3 महीने की सैलरी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। यानी कि जो 5 साल 7 साल एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में नौकरी कर रहा है उसको 3 महीने की तनख्वाह मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जबकि जयप्रकाश में जिस वक्त आज से 17 साल पहले वो नौकरी करते थे, एक शख्स को 15-15 20-20 लाख रुपए रिटर्न बेनिफिट मिला। और उसके बाद जो ये मजदूर लोग हैं इनको सेंट्रल वेजेस एक्ट के तहत भी जो है वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। हालांकि 370 जो है वो यहाँ पर टूट चुका है और सेंट्रल लॉ जो है वो यहाँ पर लागू है, सिर्फ वो लॉ यहाँ पर लागू है। आप बात आगे बढ़ाइए जी। वही हमारी जो भी बेरोजगार मतलब मेरा साथी वहाँ प्रोजेक्ट्स में अपील रहेगी उनके साथ जो वहाँ काम कर रहे हैं, आप बदलाव के तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। और आपसे मैं ये वादा करता हूँ, सजाद साहब के अलावा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का छोटा सा रुकन होने के नाते मैं उनसे वादा करता हूँ तमाम के तमाम लोगों को कंपनी खाते में भर्ती करवाऊंगा। और पहला लक्ष्य हमारा रहेगा, मेरी सजाद साहब के साथ भी बात हुई कि पहला हमारा टारगेट रहेगा कंपनी में जो भी मजदूर खाते में लगा है, ठेकेदार खाते में जिसका कोई भविष्य नहीं है, ठेकेदार खाते को खत्म करके कंपनी खाते में लगवाया जाए। क्योंकि मशीनियां बेशतर काम ये मशीनरियों से कर रहे हैं। जितना भी मक वायलेशन है, जितनी भी मक निकल रही दरिया में फेंकी जा रही है। ये इतनी आज आपने देखा होगा पहली बार, मतलब मैंने 80-80 90-90 साल के बुजुर्ग के साथ भी बात की, पहली बार किश्तवाड़ के अंदर लोग ह्यूमिडिटी फील करने लगे। खुद है, मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैं खुद फील कर रहा हूँ। गर्मी इतनी जो हमने कभी देखी नहीं। ये प्रोजेक्ट के नुकसानात हैं। मैं आपको पूछने ही वाला था कि आपने किन मुद्दों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। आपने खुद बताया कि आपने मजदूरों को लेकर जो है वो सजाद साहब के सामने मांगे रखी है। जो लोग हैं, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का लीडर जो है वो ज्वाइन करता है तो सोसाइटी में ये संदेश डालने की कोशिश की जा रही है कि उनको पैसे दिए गए। आपने एक रीज़न बताया कि क्यों ज्वाइन किया, जो कि मजदूरों का जो है वो उनकी लड़ाई के लिए आपने सजाद साहब से ऑलरेडी बात की, तो आप इस पर क्या बोलेंगे? सर, बीजेपी वाले भी भली भांति फिर जानते होंगे कि वो भी मुझे फोर्स कर रहे थे कि इधर आ जाओ, इधर नहीं आते हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, इधर कांग्रेस में जाओ, यानी कहीं भी जाओ तो एनसी में नहीं जाओ। एनसी में नहीं जाओ। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम शुरू से पहले, इससे पहले हम कांग्रेस में 20-25 साल रहे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। बिल्कुल, मैं कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा। तो मेरी ज़्यादा सुरड़ी साहब बोल सकता है कि महेंद्र जी को आपने 25 साल में कितना दिया, हमारे लिए हराम है 4 आना। और सजाद साहब के साथ मैं पैसे के लिए नहीं आया। आज भी मैं पैदल घर जाता हूँ, पैदल घर से आता हूँ। हालांकि जब यहाँ लीडरशिप का नाम नहीं था मिलिटेंसी में, बिल्कुल महेंद्र सिंह परिहार हजारों की तादाद में नौजवान लेके सड़कों पे धरने देता था, बेरोजगारों के लिए लड़ता था। प्रोजेक्ट के खिलाफ हमने आंदोलन शुरू किया था। तब तक हमारा आंदोलन जारी रहा, हम अंदर रहे बाहर रहे, जब तक यहाँ के बेरोजगारों को इंसाफ दिलाया और यहाँ का नौजवान झोंक दर झोंक प्रोजेक्ट में भर्ती हुआ, तब तक हमने पीछे नहीं हटे हम। तो हमने जब देखा यहाँ हार्डली 4 प्रोजेक्टों में 4 से 5 हजार लोग मुलाजिम और प्रोजेक्ट तेजी से काम हो रहा है, तमाम रूल्स रेगुलेशंस की वायलेशन, तमाम काम मशीनरी से। आज वो लोग इनको गुमराह कर रहे हैं जिन ठेकेदारों के दम पर अंदर हैं,
सप्लाई में लगे। आज वो ठेकेदार हिंदू इनको गुमराह कर रहा है अपने लोगों को, क्योंकि उनकी सैकड़ों की लेबर लगी है, कमीशन लाखों रुपया महीने का है। आज घर बैठकर आज डंपिंग जो मक निकाली जा रही है पर डे, भाजपा के लीडर के साथी जो उसके पार्टनर हैं, बैकडोर पे हैं, पीछे से हैं, 5 लाख रुपया प्रतिदिन उनका मुनाफा है। क्या वो चाहेंगे कि कुर्सी हमारी चली जाए? उसके लिए तो वो कुछ भी कर सकते कुछ भी कर सकते हैं। महेंद्र बुरा हिंदू भी बन सकता है। हमको तो ऐसे भी आप देखिए, अभी इनको कुछ नहीं मिल रहा है, आने वाले काल में आप देखिए अभी से नुक्ताचीनी शुरू हो गई है, क्योंकि हम यहाँ के आम विदाउट कास्ट कलर क्रेड यहाँ के बेरोजगारों की बात करते हैं, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ते हैं, जिसके खिलाफ भी इनजस्टिस हो। आप देखिए, आपने देखा, क्योंकि यू आर द बेस्ट रिपोर्टर, आपने देखा होगा जो मिलिटेंट जिन्होंने दर्जनों हिंदुओं का चुन चुन के कत्ल किया, आज वो मोजिस शेरी हैं भाजपा, चूंकि वो भाजपा के साथ है। और मेरे दोस्त जो पूरी नहीं सर, कंप्लीट करूंगा, सॉरी, जो दोस्त पूरी मिलिटेंसी में मेरे साथ विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन धरना देते थे, भूख हड़ताल करते थे, लड़ते थे, आइन हिंदुस्तान के आइन मेरे के, जबकि यहाँ कोई नहीं मान के राजी था, वो आज के दिन में OGW है। बड़ी बदकिस्मती है, आज के दिन उनको 2-2 साल 6-6 महीने जेल काटनी पड़ी। ये आप कह रहे हो? या मैं इस बात का बली जानता हूं, और वो मेरे काफ़ी करीबी भी हैं, मैं उनको जानता हूं, करीब से जानता हूं कि बिल्कुल जो आपने बात कही कि जो लोग आतंक से ताल्लुक़ रखते थे, जिन्होंने हिंदुओं को मारा, आज वो बीजेपी के मुस्लिम मोर्चा के जो है वो शोभा बने हुए हैं, ये एक बात हकीकत है और लोग इसको जानते हैं। और मोजिस शेरी है। और मैं इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा इलाबरेट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो लोगों के सामने जग जाहिर है। और आज क्योंकि महेंद्र जी ने उस टॉपिक को ही जो है वो क्लोज किया, मैं ये बताना चाहता था कि आज कौन कैंपेनिंग कर रहा था, किसके लिए कैंपेनिंग कर रहा था, और वो NIA ने उसको क्यों जेल में डाला था। मैं इन चीज़ों को जो है वो नहीं जो है वो दोहराना चाहता हूँ, ना ही मैं किश्तवाड़ के दंगों को दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये इलेक्शन है मेरे कहने के मुताबिक जो है ये हिंदू और मुस्लिम्स नहीं होने चाहिए। अगर हिंदू और मुस्लिम होंगे तो फिर यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। वो इलेक्शन जो जीतेगा वो उसकी हार होगी। जिस तरह से एक जंग के बाद जब कोई विक्ट्री साइन करता है, उसमें लाखों लोग मरे होते हैं, वो विक्ट्री नहीं होती है। मैं बता दूं किश्तवाड़ के लोगों को, यहाँ पर MLA वही बनेगा 3 सीटों पर जिसको हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के दोनों जो ग्रुप है उनसे जो है वो वोट मिलेगा। अगर कोई ये बात जहन में बिठा करे कि वो सिर्फ हिंदुओं के वोट लेगा तो जीतेगा, ये बात इम्पॉसिबल है उसके लिए। या कोई ऐसा कैंडिडेट वो ये सोच रहा है कि सिर्फ मुझे मुस्लिमों के वोट मिलेंगे, मैं जीत जाऊंगा, वो भी जो है वो ख्वाब ख्याल में ना रहे। यहाँ पर कैंडिडेट वही जीतेगा जिसको दोनों कम्युनिटी का प्यार मिलेगा, जिसको दोनों कम्युनिटी से जो है वो वोट मिलेगा, वही जो है वो यहाँ पर जीतेगा। मेरी इसलिए लोगों से अपील है कि वो कम्युनिटी बेस पर जो है वो वोट ना दे, वो वोट डेवलपमेंट पर दे, वो वोट अनएम्प्लॉयमेंट पे दे, वो यहाँ के वोट जो है यहाँ पर जो अच्छा एजेंडा आपके सामने लाएगा उस पर वोट दे। जो बाकी चीज़ें यहाँ पर चल रही है उसके बारे में हमने बात तो की, इंटरव्यू ये काफ़ी लंबा हो गया है, आगे चलकर भी जो है वो हम महेंद्र जी से बात करेंगे। अगर हम बात करने यहाँ पर बैठे तो घंटों जो है वो यहाँ पर लगेंगे, और दास्तानें इतनी हैं महेंद्र जी के बयान करना जो है वो मुश्किल है। तो जो आपने बात छेड़ी दी कि आज कौन मोजिज लोग हैं, कौन क्या कर रहे हैं, वो लोग जो है वो जानते हैं, और लोग जो है वो सही फैसला लेंगे 18 तारीख को, और वोट जो है वो उस कैंडिडेट को डालेंगे जो हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई से जो है वो परे हो। लास्ट में मेरी तमाम नौजवानों को विदाउट कास्ट कलर क्रेड, अगर आप रोजगार चाहते हो, अगर आप प्रोजेक्टों में भर्ती होना चाहते हो, तो बदलाव के तौर पे मेरी मोहतबाना गुजारिश रहेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन कीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।